हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका इस चैप्टर में, आज के लेक्चर में जो है एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड वाले चैप्टर से। आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की। देखिए, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं बेटा, ये 3 तरह के रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने पढ़ ली हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो क्या रहेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन रहेगा। देखिए, जब आप रिएक्शंस को पढ़ते हैं इस चैप्टर में तो आप देखते हो कि जो एल्काइल हैलाइड है वो KOH के साथ रिएक्ट करके, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करके एल्कीन बनाता है। वहीं यही एल्काइल हैलाइड सेम सबस्ट्रेट सेम रिएक्टेंट एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये रिएक्टेंट तो सेम है ना, और प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट है। ये बात समझ में आ रही है, देख रहे हो आप ये चीज। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपने जो KOH है वो किस मीडियम में यूज किया है। अगर आप KOH को अल्कोहलिक मीडियम में डालते हो तो ये एक बेस का काम करता है, और बेस होने की वजह से ये यहाँ से X मतलब हेलोजन एटम और हाइड्रोजन दोनों को हटाकर एल्कीन बना देता है, यानी कि पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। जो ये रिएक्शन है वो एडिशन के रिवर्स होती है। एडिशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक्वस KOH लेते हो यानी कि KOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लेते हो तो यहाँ पर जो OH नेगेटिव है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और यहाँ पर हो जाती है बेटा आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और आपको प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल। तो ये बात क्लियर होगी कि कब आपने एलिमिनेशन यूज करना है और कब आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। बाकी चीजें और देखते हैं। देखिए, एलिमिनेशन के लिए 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहली बात, जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं दीज आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये रिएक्शन फटाफट से हो जाती हैं। तो हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कैसी होती है, दीज आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। देखिए, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ये अल्फा अल्फा एलिमिनेशन भी हो सकता है। अल्फा अल्फा का मतलब है कि सेम एटम के ऊपर से ही, एक ही एटम के से ही दोनों जो ग्रुप हैं वो निकल जाएं, इसको लीव करके चले जाएं, उसको कहेंगे अल्फा अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन। दूसरा होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इसको बीटा एलिमिनेशन, खाली बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। और ये हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इस चैप्टर में। हम इसी से रिलेटेड रिएक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं, अभी मैं समझाऊंगी आपको डिटेल में। थर्ड है हमारा अल्फा बीटा एलिमिनेशन, नहीं सॉरी अल्फा गामा एलिमिनेशन। इसमें क्या होगा, एक ग्रुप 1 पोजीशन से जाएगा और एक ग्रुप 3rd पोजीशन से जाएगा, इसलिए इसको 1-3 एलिमिनेशन भी कहते हैं। मान लो ये कार्बन की एक चेन है, एक ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, एक फिर दूसरा कार्बन है, फिर तीसरे कार्बन से एक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा। अगर अल्फा से A लीव कर जाए और बीटा ये गामा से B लीव कर जाए तो एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। तो साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है व्हेन 1-3 एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। बट इन केस ऑफ 1-1 एलिमिनेशन, अगर इसी कार्बन से हाइड्रोजन और इसी कार्बन से Cl निकल जाए, कौन है ये क्लोरोफॉर्म है बेटा। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। तो यहीं से हाइड्रोजन और यहीं से Cl सेम कार्बन से निकल रहा है, तो जो बनेगा उसको कहेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। तो जो डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन होता है वो अल्फा अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन से होता है। ये मैंने आपको छोटे से एग्जांपल दे दिया अल्फा अल्फा का और अल्फा गामा का। अब जो हमारा मेन है दैट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अगर मैं इसकी बात करूं अल्फा बीटा की, तो देखिए ये कोई यहाँ पर मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ना, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्या होगा, जिससे Cl जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा है, अल्फा के बराबर में ये बीटा है और ये भी बीटा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, दोनों जगह सेम है। तो एक जगह से हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी अल्फा बीटा से,
एक H निकल जाएगा और एक Cl निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जब एडजेसेंट कार्बन एटम से एलिमिनेशन हो जाए। तो ये जो तीनों एलिमिनेशन जो हैं उनमें से जो हम ये पढ़ रहे हैं बीटा एलिमिनेशन, जिसको अल्फा बीटा, बीटा और 1 2 तीनों नाम मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको याद रखना है क्या क्या होगा यहाँ पे। 3 तरह का मैकेनिज्म आप यहाँ पे फॉलो करते हो। E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, या फिर E1CB हो सकता है। E1CB को कहते हैं हम E1 कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तीनों के मैकेनिज्म की हम यहाँ पर बात करेंगे, तीनों को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम E1 मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे अपनी एलिमिनेशन रिएक्शंस को पढ़ना। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग E1 को। E1 यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा जैसे आपने SN1 पढ़ा है ना, बिल्कुल E1 उसी की तरह से है। ठीक है, SN1 की जो आपने करेक्टरिस्टिक्स देखी थी उससे मिलती जुलती ही E1 की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये भी यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यानी कि केवल एक मॉलिक्यूल ही जो रिएक्शन में जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसमें केवल एक मॉलिक्यूल ही एंटर करेगा रिएक्शन के अंदर, मतलब रिएक्टेंट एक ही होगा। बाकी इसको भी मैकेनिज्म से समझेंगे। अगली चीज जो रिएजेंट होता है यहाँ पर वो वीक बेस होता है। ठीक है, वीक बेस की प्रेजेंस में E1 रिएक्शंस होती है, जैसे कि H2O, CH3OH, C2H5OH, दीज आर वीक बेस। राइट, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं और वीक बेस की तरह भी काम करते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो ये बेस की तरह काम करेंगे, और लो टेम्परेचर पर ये कैसे काम करेंगे। देखो ये चीज बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है। हाई टेम्परेचर पर ये बेस की तरह एक्ट करेंगे, और लो टेम्परेचर यानी कि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तब ये बिहेव करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह, और वहां पर ये SN1 शो करेंगे। राइट, तो लो टेम्परेचर पर ये SN1 शो करेंगे, हाई टेम्परेचर पर ये E1 शो करता है। ये नोट डाउन कर लेंगे स्टार लगा के अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट चीज देखिए, मैकेनिज्म की बात करते हैं। पहले हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म होती कैसे है ये रिएक्शन। कोई एल्काइल हैलाइड आपको दिया हुआ है, इस एल्काइल जब ये एल्काइल हैलाइड रिएक्शन के अंदर जाएगा तो पहले स्टेप में क्या होगा, इसमें से ये X निकल जाएगा। ये X क्यों निकलता है, इस X को निकलने के लिए जो सॉल्वेंट होता है, जो पोलर सॉल्वेंट होता है, वो क्या करता है बेटा, इस बॉन्ड को वीक कर देता है। इस बॉन्ड को वीक कर देता है, लिविंग ग्रुप को निकलने के लिए बोल देता है, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है। ये बात आप समझते हो ना, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी तो आ चुकी थी पहले ही, मतभेद तो पहले से ही थे, बस जरूरत थी किस चीज की, एक हथौड़ा मारने की, और वो हथौड़ा किसने मारा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर आएंगे, इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से भगाएंगे और कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देंगे। उसकी वजह से क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, आपको कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। तो ये मिल गया आपको कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का जो फॉर्मेशन है ना बेटा, ये ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, यानी कि जो रिएक्शन का रेट है वो इसी स्टेप से हम निकालते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, अब इसमें आप ये देखेंगे कि क्या कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकेटाइन आपको कौन सा लेना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन लेना है। तो अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन रहा है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, शिफ्ट होगा। राइट, मैं आपको जब एग्जाम्पल कराऊंगी एक दो ऐसे तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप सुन लीजिए, जो कार्बोकेटाइन है उसमें क्या होगा, शिफ्ट होगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि जो E1 है, जो रिएक्शन का जो रेट है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही E1 अच्छा होगा। ये बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है, नोट कर लेंगे इसको भी, नोट कर लो बच्चे इसको भी। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन है हमारे पास। अगर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराइए, इसको स्टेबल कीजिए। नाउ दिस स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है उसके ऊपर वीक बेस एट हाई टेम्परेचर आकर रिएक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होगी, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो वीक बेस है इस पर देखो अल्फा लगा हुआ, ये तो अल्फा कार्बन था ना, बीटा ये हो सकता है, ये हो सकता है।
जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, तो वो वाला आपका अल्फा था, अल्फा के पड़ोसी वाला बीटा है, ठीक है। ये वाला आर मुझे पता नहीं है, तो मैं कार्बन, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेगा, कौन निकालेगा? ये बेस निकालेगा। ये बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा बेटा? एल्कीन बना देगा। क्या बना देगा? एल्कीन बना देगा। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये एडिशन का बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है, और आपको एल्कीन का फॉर्मेशन मिल गया। कैसे हुआ एल्कीन का फॉर्मेशन? वाया कार्बोकेटाइन। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटाइन है। चलो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं इसका रेट लिखूं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, ROR लिखूं, तो कैसे लिखूंगी? रेट इज प्रोपोर्शनल टू RX। क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप जो होता है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, RDS वही होता है जो स्लो स्टेप होता है। ये स्लो स्टेप है पहले वाला, तो इसका मतलब रेट सीधा सीधा इस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन में केवल और केवल क्या होगा बेटा? एल्काइल हैलाइड होगा। ये क्लियर होगी पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, RDS है वो, RDS में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। क्या है ये? इंटरमीडिएट है। और आपको क्या करना है? स्टेबल लेना है कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। अब कैसे करेंगे मैम? जैसा बनेगा वैसे, बिल्कुल जैसा बनेगा वैसा बनाओ, उसके बाद उसमें रीअरेंजमेंट कराओ जितना पॉसिबल है, और उसके बाद जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही आगे रिएक्शन, मतलब सेकेंड स्टेप उसी पर होगा, राइट। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अरे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो पड़ी है ना GOC में, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो E1 को फेवर करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा? इस बॉन्ड को वीक करते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करते हैं और सॉल्वेट करते हैं आपके लिविंग ग्रुप को, राइट। तो ऑर्डर क्या होता है लिविंग ग्रुप का? ऑर्डर वही है जो SN1 में पढ़ा था, जो SN2 में पढ़ा था, वही E1 में है। यानी कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? I नेगेटिव। उसका रीजन पता है आपको? साइज बड़ा है ना, जिसका साइज बड़ा होगा ना वो जल्दी, वो बॉन्ड वीक होगा और वो जल्दी से I नेगेटिव उसको छोड़कर चला जाएगा। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो ये हमने E1 के मैकेनिज्म और E1 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करी। अब हम E1 के कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे कि हम कार्बोकेटाइन में शिफ्ट कैसे करते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे आप। चलिए पहले एलिमिनेशन, यानी कि एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन जो रिएक्शन है, अच्छा इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन भी निकलता है और हेलोजन भी निकलता है, इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन जो हो रहा है एल्काइल हैलाइड में, ये क्या हो रहा है बेटा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि यहाँ पर HX जो है वो छोड़कर जा रहा है इसको, एल्काइल हैलाइड को, ठीक है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें ये दिया हुआ है एक एल्काइल हैलाइड और यहाँ लिखा हुआ है CH3OH और 80 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? ये एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है। कौन है ये? एल्काइल हैलाइड है। क्या है ये? 2 ब्रोमोब्यूटेन है ना। अरे IUPAC नेमिंग भी तो आती है आपको, 2 ब्रोमोब्यूटेन है ये। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन का एलिमिनेशन करना है आपको। कैसे पता चला एलिमिनेशन करना है? कैसे पता चला एलिमिनेशन करना है बेटा? यहाँ पर आपको वीक बेस दिखाई दे रहा है, CH3OH दिखाई दे रहा है और हाई टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता या लो टेम्परेचर लिखा होता तो आप क्या करते? आप सब्स्टिट्यूशन करते, राइट। आप क्या करते? सब्स्टिट्यूशन करते। लेकिन अब आप क्या करोगे? अब आप एलिमिनेशन करोगे, और एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। पहला स्टेप क्या होगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। ये जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें CH3OH ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये क्या कर रहा है बेटा? इस बॉन्ड को वीक कर रहा है। तो यहां हो रहा है एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। देखो ये Br निकल जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर मैंने आपको एक बात क्या कही थी, ये तो RDS हो गया, ये तो RDS हो गया, ये इस पर डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। याद रखेंगे E1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, केवल और केवल उसी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन आपको बनाना कैसा है? आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। क्या बनाना है आपको? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। आप यहाँ पर देखो, क्या इससे अच्छा या इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है? देखिए यहाँ पे प्लस आया हुआ है, ठीक है,
अगर मैं इधर हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दूं तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। अभी भी ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और यहाँ पर भी ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। अगर और शिफ्टिंग होगी तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है या 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है। 3 डिग्री का तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। ये बात तो समझ में आती है, ये बात समझ में आ रही है भाई, है ना। तो जब यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन ही मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा तो बेटा 2 डिग्री तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। वो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, क्या यहाँ कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? जी नहीं, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है? अब आएगा इसके पास वीक बेस। अब इसके पास कौन आएगा बेटा? वीक बेस आएगा, ठीक है। अब ये वीक बेस आकर क्या करेगा? ये करेगा बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन। ये बात समझ में आ रही है? इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन कहते हैं हम। अल्फा से आपका हेलोजन निकलता है और बीटा से हाइड्रोजन निकलती है। इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो Cl है वो तो लीविंग ग्रुप के रूप में निकल रहा है, लेकिन मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर है एल्कीन बनने का, भाई पहला तो निकल गया, लेकिन जब तक दूसरा ग्रुप उसके एडजेसेंट कार्बन से निकलेगा वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसीलिए हम इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन निकलती है। ये तो अल्फा कार्बन है ना बच्चे, ये भी बीटा है पड़ोसी, और ये इसका पड़ोसी इधर भी बीटा, दोनों तरफ एडजेसेंट कार्बन है तो दोनों बीटा है। तो आप हाइड्रोजन इधर से भी निकाल सकते हो और इधर से भी निकाल सकते हो, समझ रहे हो? ये वाली बीटा हाइड्रोजन भी निकलेगी। मैं इसको आपको देखो, 2 हाइड्रोजन लगी हुई है ना, एक एच इधर और एक एच इधर, और इस पे लगी हुई है 3 हाइड्रोजन, तो तीनों के तीनों बीटा हाइड्रोजन है, कोई भी निकल जाएगी। अब बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा? या तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले। अगर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ग्रुप क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताओ, ये बनेगा ना, ये प्रोडक्ट बनेगा, ब्यूटीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ब्यूटीन बन जाएगी। लेकिन अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या बनेगा? ब्यूटीन 2 बन रही है यहाँ पे, देख रहे हो आप? अब फिर आपने एक चीज देखी कि अगर इस वाले से लिया हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तो ब्यूटीन 2 बनी, और इससे लिया तो ब्यूटीन बना, यानी कि दोनों ही पड़ोसी थे, दोनों ही पड़ोसी थे, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। तो इनमें से एक प्रोडक्ट मेजर है और एक प्रोडक्ट माइनर है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? ये प्रोडक्ट मेजर है, ब्यूटीन 2 मेजर है और ब्यूटीन 1 इज माइनर। अब ये कैसे आया, कैसे पता चला मुझे? क्यों होगा ऐसा? ये क्यों मेजर होगा, ये क्यों माइनर होगा? ये बताया हमें सेटजेफ ने। किसने बताया? सेटजेफ ने। एक बार स्पेलिंग चेक कर लें, आई थिंक यही होती है, सेटजेफ। इसको कहते हैं हम सेटजेफ्स रूल, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सेटजेफ्स रूल, या फिर इसको एक और नाम है जेटिसेव भी, बहुत सारी बुक्स में ये भी लिखा हुआ बेटा, जेटिसेव रूल। सेटजेफ और जेटिसेव रूल क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जो डबल बॉन्ड है ना, वो कहाँ आना चाहिए? लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन के बीच में आना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? डबल बॉन्ड कहाँ आना चाहिए? लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पर आना चाहिए। या फिर इसको और अच्छा फैंसी मैं अगर नाम दूं तो क्या होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। ये नोट करेंगे, मोर क्राउडेड, मोर क्राउडेड, क्राउडेड कह सकते हो, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, आर मेजर प्रोडक्ट, आर एक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ गया? ये जेटिसेव रूल। मैम समझ नहीं आया कैसे ये बहुत ज्यादा क्राउडेड कैसे है? देखो बेटा इसकी स्ट्रक्चर बना के देख लो, ठीक है, इधर H इधर CH3। देखो ये सिस भी बना सकता है, ट्रांस भी बना सकता है। तो अगर आपसे अभी मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगी आपको, देखो क्राउडेड का मतलब ये दोनों कार्बन के, इन दोनों कार्बन के चारों तरफ, एक तरफ CH3 ग्रुप है, एक तरफ H है, इधर भी H है, इधर भी CH3 है। इसको देखो,
ठीक है, इसमें एक ही तरफ ये ग्रुप लगे हुए हैं, देख रहे हो, एक ही तरफ ये ग्रुप लगे हुए हैं, बाकी क्या हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हुई, ज्यादा क्राउडेड हुई, इधर भी एक बड़ा ग्रुप है, इधर भी एक बड़ा ग्रुप है, तो इस तरह की जो एल्कीन होती है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये जो आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन था, इस पर अगर आपने एलिमिनेशन किया या आपने हाई टेम्परेचर पर CH3OH डाला तो बेटा यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर कितने बने, एक तो ये बनी ब्यूटीन 2 मेजर वाली आपकी ज्यादा स्टेबल वाली, अरे ये भी तो बनेगी माइनर वाली, चाहे कम परसेंटेज बने इसकी, समझ रहे हो, चाहे 80-20 का मान लो परसेंटेज है, लेकिन बन तो ये भी रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ये भी तो देखो, एक ये सिस की पॉसिबिलिटी भी है और ट्रांस की पॉसिबिलिटी भी है, सिस भी बन सकती है, ट्रांस भी बन सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर कितने बनेंगे बेटा, 3 बनेंगे। आंसर आप 3 लिख कर आओगे, आंसर आप 3 लिख कर आओगे, ठीक है। एक तो माइनर, एक तो ब्यूटीन बनेगी, एक ब्यूटीन 2 बनेगी, और ब्यूटीन 2 भी 2 तरह की होगी, सिस और ट्रांस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई समझ में आ रही है ये चीज, क्लियर हो रही है ये चीज, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी यहाँ पर एक चीज और बतानी आपको बाकी है, चलिए वो अगले क्वेश्चन में बताती हूँ, यहाँ तक आप नोट करो। 3 प्रोडक्ट बना लिया आपने, मैम आपने कोई भी हमें ऐसा नहीं बताया जिसमें आप रीअरेंजमेंट करा रहे हो, चलो अगला एग्जाम्पल हम वही लेते हैं जिसमें रीअरेंजमेंट कराएंगे। जल्दी से आप इसको पहले कॉपी करें, और बेटा ये जो सेटजेफ रूल या जेटिसेव रूल है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बिल्कुल मार्कोनिकॉफ का उल्टा है ना। जैसे मार्कोनिकॉफ में जो मार्कोनिकॉफ पढ़ते थे ना, एल्काइल हैलाइड से क्या बना, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना रहे थे ना, वहाँ पे एडिशन करा रहे थे, तो जैसे एडिशन में मार्कोनिकॉफ पढ़ रहे थे, ऐसी एलिमिनेशन में कौन सा पढ़ते हैं, सेटजेफ या जेटिसेव रूल। क्या कहता है, मेजर एल्कीन वो होगी जहां पर क्राउडीनेस ज्यादा होगी, जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आज मैं सोच रही हूँ आपको इवन ही कराऊं इस वीडियो में, है ना, इस लेक्चर में हम आपको इवन ही कराएं, क्योंकि अगर मैं E2 भी कराऊं और इवन C भी कराऊं तो बहुत ही लेंदी हो जाएगी, और इवन में जो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, है ना, आप एग्जाम्पल नहीं कर पाओगे। तो चलो एक ये एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए जिसमें रीअरेंजमेंट वाला, हाँ जी चलो ये ले लेते हैं। ये एक एल्काइल हैलाइड है ना, हाँ ये वाला ले लेते हैं। चलिए क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा, जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में, क्या नाम होगा इसका, वीडियो को पॉज करके लिखो, नहीं तो मैं बता रही हूँ, फिर मैं बता रही हूँ इसका नाम क्या होगा। देखिए 1 2 3, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या होगा बेटा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यही होगा ना भाई, यही होगा ना, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। चलिए अभी हमने IUPAC नेमिंग की बात कर ली, अब आगे हम एलिमिनेशन की बात करते हैं। इसको हटा देती हूँ यार, जगह कम है ना अपने पास, तो थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि यहाँ लिखा है वाटर और ये लिखा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, समझ आ रही है बात। हाई टेम्परेचर दिख रहा है, हाई टेम्परेचर यहाँ पे है, तो रिएक्शन कौन सी है, एलिमिनेशन। वीक बेस है तो रिएक्शन कौन सी है, इवन एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इवन एलिमिनेशन हो रहा है। चलिए देखते हैं अभी इवन एलिमिनेशन में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ दैट इज अल्फा कार्बन, बात समझ में आ रही है, वो कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ी हुई है। इसके पड़ोस वाला बीटा होगा, इसके पड़ोस वाला गामा होगा, गामा से हमें कोई लेना देना नहीं है ना, यहाँ तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा रहे हैं। तो सबसे पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, ये जो पहले ही दरारें पड़ चुकी हैं, जो रिश्ते पहले ही खराब हो चुके हैं, इनको और खराब करेगा, है ना, इनमें और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, ठीक है। क्या होगा फिर, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, बना देंगे कार्बोकेटाइन, ये बन गया कार्बोकेटाइन, ठीक है, Br नेगेटिव निकल गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है कैसा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, दिख रहा है यार 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। लेकिन मैंने क्या कहा था, कार्बोकेटाइन बनते ही आपको क्या चेक करना है, रीअरेंजमेंट चेक करना है, आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, देखना है रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। अच्छा यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो 1 डिग्री, यहाँ पर लग जाए तो भी 1 डिग्री,
यहाँ पे लग जाए तो भी 1 डिग्री, लेकिन अगर यहाँ लग जाए तो बेटा मजा आ जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। और आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर है। तो हम कैसे ना कैसे क्या करें, इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर ले। तो हम यहाँ पर कर दें रीअरेंजमेंट। किसका रीअरेंजमेंट करेंगे बेटा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दें। क्या करा दें, H नेगेटिव का शिफ्ट करा दें। कैसा शिफ्ट होगा, 1 2 शिफ्ट होगा। H नेगेटिव का 1 2 शिफ्ट करा दो। जब ये H नेगेटिव इधर जाएगा तो ये प्लस इधर आ जाएगा। ओहो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले ही कम लिखी हुई थी मैंने। ये कंडीशन आ जाएगी, नाउ इट इज अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये बहुत ही अच्छा स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन हमें मिल गया। अब हमने एक कंडीशन तो फुलफिल कर ली, कौन सी, कि भैया कार्बोकेटाइन तो हमने स्टेबल बना दिया। अब क्या करना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन के पास कौन आएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन के पास बेस आएगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसका पड़ोसी ये भी बीटा, इसका पड़ोसी ये भी बीटा, इसका पड़ोसी ये भी बीटा। हाइड्रोजन कहीं से भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाइड्रोजन निकाल ली हमने, तो क्या बना, कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। अगर मैं इस रिएक्शन में देखो, प्रीवियस वाले में 3 प्रोडक्ट बन रहे थे, यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे। अरे भाई यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, एक ही बात आएगी, एक ही जैसी स्ट्रक्चर बनेगी। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो ना तो आप उनका IUPAC नेम लिख के देख लिया करो, है ना। सेम IUPAC नेम आ रहा है, इसका मतलब सेम स्ट्रक्चर है। तो केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, यही मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। बस ये ही मेजर प्रोडक्ट था, ये आपने एक क्वेश्चन कर लिया। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, है ना, एक साइक्लिक वाला कर लेते हैं, साइक्लिक वाला कर लेते हैं। इसको यहाँ से रब करते हैं, इतने में आ जाएगा हमारा साइक्लिक वाला। देखो ये हमें दिया हुआ एक एल्काइल हैलाइड साइक्लिक वाला, ये, और क्या कह रहा है ये, इसने लिखा है CH3OH लिया है इसने, 60 डिग्री 80 डिग्री सेंटीग्रेड ले रखा है टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर ले रखा है। देखो जो वीक बेस है उनको हाई टेम्परेचर की जरूरत है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो किसी भी टेम्परेचर हो, कोई भी टेम्परेचर हो भाई, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, वो एलिमिनेशन ही करेंगे, बल्कि ग्रुप जो होंगे वो एलिमिनेशन ही करेंगे। E2 में समझाऊंगी क्यों करेंगे। अभी आप ये छोटे वाले जो ये वीक वाले बेस हैं इनकी कहानी समझो। अब वही कहानी, Cl निकलेगा, ये बॉन्ड वीक होगा, है ना, ये कार्बन है ना, इसके बीच का बॉन्ड वीक होगा, तो बना दो पहले तो कार्बोकेटाइन, ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 1 डिग्री है, तो इसका अगर मैं रीअरेंजमेंट करा दूं बेटा, अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट करा दूं तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ना, हाँ पॉसिबल है मैम। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसके जस्ट बराबर वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है। अगर इसके बराबर वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होगी तो रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बराबर में यही एक कार्बन है ना भाई, ये तो इसके बराबर का है, ये इसके एडजेसेंट है, जस्ट इसके एडजेसेंट वाला, क्योंकि हमने 1 2 शिफ्ट करानी है, 1 2 शिफ्ट करानी है, तो या तो हाइड्रोजन आप करा सकते हो, अगर हाइड्रोजन पॉसिबल है ही नहीं वहां पे तो फिर आप ट्राई करोगे मिथाइल शिफ्ट, फिर आप देखोगे फिनाइल शिफ्ट, राइट। तो अभी हाइड्रोजन है एक हमारे पास, तो ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगी, 1 2 शिफ्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन मिल गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन मुझे मिला, अब इसके बाद ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, अगर मैं इधर घुमाऊं इसको, इधर शिफ्ट कराऊं तो 2 डिग्री होगा, यहाँ 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, यही एक पोजीशन है जहाँ 3 डिग्री है, यानी कि हमने बना लिया मोस्ट स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बेस से, बेस को कहेंगे कि भाई आओ और एब्स्ट्रैक्शन करो हाइड्रोजन का। तो अब हाइड्रोजन का जब एब्स्ट्रैक्शन होगा तो कहाँ से होगा, ये जो कार्बोकेटाइन जिस पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज अल्फा, इसके बराबर वाला बीटा, इसके बराबर वाला बीटा, इसके बराबर वाला बीटा। अच्छा एक चीज और, कई मेरे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, मैडम ये Cl था, इसके अल्फा पे, अल्फा कार्बन पर Cl है और इधर वाला कार्बन ये मैम बीटा है, ठीक है। तो मैम ये अल्फा कार्बन था, ठीक है, यहाँ पर भी ये अल्फा था, अब आप इसको अल्फा कह रही हो, क्यों, अरे भाई जिससे अब निकालना है, अब इसे तो भूल जाओ ना, इसे तो अब भूल जाओ, ये तो बना था लेकिन ये स्टेबल नहीं था, ये ज्यादा स्टेबल वाला है। अब जहां पर प्लस चार्ज है हम उसको अल्फा कहेंगे और उसके बराबर में बीटा होगा। तो यहाँ पर 3 बीटा पोजीशन है, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और तीनों जगह से हाइड्रोजन अगर निकलेगी तो 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए देखिए कैसे,
अगर मैंने फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन निकाली तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला, अगर मैंने सेकंड पोजीशन से हाइड्रोजन निकाली तो मुझे ये मिला, अगर मैंने थर्ड पोजीशन से हाइड्रोजन निकाली तो मुझे ये मिला। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक मिनट एक गलती हो गई है। अब जो ये पहला वाला जो फर्स्ट और जो थर्ड है, इन दोनों के नाम चेक करो, सेम आएंगे, सेम स्ट्रक्चर है भाई। ये कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 पे ही प्रेजेंट है ना यार, ये 1। अब इधर से नंबरिंग शुरू करोगे ना, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। बेटा ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो अब क्या कर दें, इसको हटा देती हूँ, 2 स्ट्रक्चर बनी। अब इन दोनों में से मेजर बताओ कौन सी है। अरे भाई जब स्ट्रक्चर बन रही है, 2 स्ट्रक्चर बन रही है, तो एक मेजर होगी एक माइनर होगी। मेजर यानी कि सेटजेफ वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, जेटिसेव वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, वो स्ट्रक्चर सेटजेफ होगी जो ज्यादा क्राउडी होगी। क्या होगी, जो ज्यादा क्राउडी होगी। अब इसमें आपने क्या करना है, आप एक बार, ये तो देखने में तो आपको पता ही चल रहा है ये है। अब एक चीज और कर सकते हैं आप यहाँ पर लगा सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या लगा सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से मैं स्टेबिलिटी अगर चेक करूं तो ये मेरी एल्कीन है, ये मेरे एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला जो एल्कीन वाला ग्रुप है। इस ग्रुप के इधर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 3, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 2, इधर कितनी है, 2, 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। अब ये मेरे पास एल्कीन है, इसके इधर कितनी है अल्फा हाइड्रोजन, 2। अरे यार अल्फा है ये, अभी इसके लिए मैं इसको अल्फा कह रही हूँ ना मैम, आप कभी अल्फा कह रहे हो कभी बीटा कह रहे हो। बेटा आप जिस ग्रुप को कंसीडर कर रहे हो, जिस ग्रुप को कंसीडर कर रहे हो उसके हिसाब से अल्फा और बीटा होगा। अभी मैं एल्कीन की बात कर रही हूँ ना, तो एल्कीन के बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ये तो पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चे, ये वाला कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, तो ये वाला अल्फा होगा, इसी से जुड़ी हुई है एल्कीन। तो 2 और 2 4, यहाँ पर 4 अल्फा है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो ये हमारा मेजर बनेगा, ये हमारा मेजर बनेगा और ये हमारा माइनर बनेगा। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि जो सेटजेफ प्रोडक्ट होता है, एक सेटजेफ प्रोडक्ट होता है जो कि मेजर होता है, और दूसरे वाले प्रोडक्ट को हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं जो कि आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। चलिए वो भी मैं आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जब समझाऊंगी तो उसमें आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है बेटा, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी माइनर वाले को हम हाफमैन प्रोडक्ट कहेंगे। ये हाफमैन है हमारा और ये सेटजेफ था, ठीक है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की। अब हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है वो भी इवन मैकेनिज्म के थ्रू ही होगा, वो भी इवन मैकेनिज्म के थ्रू ही होगा, राइट। इसके थ्रू होगा, इवन मैकेनिज्म के थ्रू होगा। कौन करेगा ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो एरो के ऊपर लिखे हुए हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। नोट करेंगे आप मेरे साथ साथ, concentrated H2SO4, concentrated H3PO4। अब आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि मैम HCl भी तो हो सकता है, तो ये बड़े वाला स्टार लगाएं, concentrated HCl नॉट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि ये एलिमिनेशन का काम नहीं करता। यहाँ पर Cl नेगेटिव, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो भैया हमें न्यूक्लियोफाइल थोड़ी चाहिए, हमें तो बेस चाहिए, हमें तो स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। यहाँ पे ये सॉरी वीक बेस भी हो लेकिन टेम्परेचर हाई हो, ये वीक बेस है सारे के सारे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, E1 में जो रिएजेंट होता है वो वीक बेस है। ये जो मैं लिखवा रही हूँ है जरूर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बट दीज आर वीक बेस। और लिखेंगे Al2O3, Al2O3 भी क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये मेटलर्जी में आपने यूज किया हुआ है। P2O5, POCl3, THO2 है ना, POCl3 THO2, और एक होता है KHSO4, KHSO4। अगर इनमें से कोई भी लिखा हुआ है एरो के ऊपर, दीज आर ऑल्सो वीक बेस
तो ये क्या करेंगे बेटा, डिहाइड्रेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का कोई ऐसा नहीं है कि अगर लो टेम्परेचर होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, जी नहीं। क्योंकि ये जो सबकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, सबकी जो स्ट्रक्चर होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। बड़ी होने की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इवन मैकेनिज्म ही करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म नहीं करेंगे, ठीक है। ये वीक बेस की तरह ही काम करेंगे। और बाकी सारी कहानी सेम रहेगी यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट में। ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, E1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आपकी ये जो होगी 2 स्टेप रिएक्शन होगी, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं, RCH CH3OH क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा हुआ है एरो के ऊपर, वीक बेस है लेकिन कैसा है, अच्छा बल्कि है। तो ये क्या करेगा बेटा, एब्स्ट्रैक्शन करेगा हाइड्रोजन का, क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्शन करेगा हाइड्रोजन का। चलिए देखते हैं कैसे होती है ये रिएक्शन। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ H2SO4 का, तो ये स्ट्रक्चर होगा, बोलो ये स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, H निकल जाता है ना, ये ब्रेक हो जाता है। जैसे ही H2SO4 इसके कांटेक्ट में आएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। जब भी कोई एसिड अल्कोहल पर रिएक्शन कर रहा होता है ना, तो पहला स्टेप बेटा प्रोटोनेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। और ये जो हाइड्रोजन होगी वो इस ऑक्सीजन पर आकर क्या करेगी बच्चे, अटैक करेगी। तो देखिए क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर क्या होगा बेटा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ, प्रोटोनेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए, प्रोटोनेशन। दूसरे में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर, और आपका क्या बन गया, ये एक कार्बोकैटायन बन गया। अब इस कार्बोकैटायन, बिल्कुल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, चाहे आपने एल्काइल हैलाइड बना रहे हो, आप चाहे यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ले रहे हो, है ना, चाहे अल्कोहल हो चाहे अल्काइल हैलाइड हो। और अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट कराना है। कब कार्बोकैटायन बनने पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वो कुछ स्पेशल रिएक्शन है, वो मैं आपको कराऊंगी, अल्कोहल में है वो रिएक्शन, है ना। हिंट के लिए बता दूं, हाइड्रोबोरेशन में कार्बोकैटायन बनता है लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता। चलिए ये देखिए, कार्बोकैटायन बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, बेस आएगा। बेस कौन है, अरे ये है ना बेस, ये बेस है ना, ये बेस है, देखो ये बेस आएगा। अब ये देख रहे हो, बेस एक बल्की बेस है, वीक तो है लेकिन बल्की है ना, बड़ा है ग्रुप। तो ये बड़ा होने की वजह से चाहे आप टेम्परेचर दें इसको चाहे ना दें, ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि क्राउडीनेस क्रिएट हो जाएगी। तो ये क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। कौन सी हाइड्रोजन लेगा, बीटा हाइड्रोजन लेगा, है ना। ये हाइड्रोजन यहाँ से एक निकल जाएगी और आपको मिल जाएगी एल्कीन। बिल्कुल यहाँ पर भी वही कहानी होगी। देखो यहाँ तो एक ही एल्कीन बन रही है। अभी मैं आपको मेजर और माइनर वाला भी एक एग्जाम्पल कराऊंगी। ये समझ में आ गया, लिख दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ये ट्राई करते हैं। CH3 है, हाँ ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिखाई दे रहा है एरो पे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो क्या करोगे, डिहाइड्रेशन करोगे। किसके वाया करोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे। कौन सी करोगे, E1 करोगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। चलो तो फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या कराएंगे, सबसे पहले कराएंगे प्रोटोनेशन। सबसे पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन, तो करा दो प्रोटोनेशन। कौन कराएगा, ये H2SO4 में से एक हाइड्रोजन आएगी और प्रोटोनेशन कर देगी इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी। अब आपको दिख रहे हैं ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, है ना, स्टेबल नहीं है, तो ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ वाटर होगा तो बनेगा भाई यहाँ पर एक कार्बोकैटायन। जब भी कार्बोकैटायन बनाएं स्टेबिलिटी को चेक करें, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो रीअरेंजमेंट करके देखें। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है।
लेकिन अगर मैं यहाँ से देखो, इसके जो बीटा कार्बन है उस पर हाइड्रोजन तो है नहीं। मैंने आपको क्या कहा था कि बराबर वाले कार्बन को देख लो, उस पर से हाइड्रोजन ले लो, हाइड्राइड शिफ्ट करा लो। लेकिन अब मैम यहाँ बराबर वाला कार्बन जो बीटा कार्बन है उस पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, बीटा हाइड्रोजन तो यहाँ एब्सेंट है। अब क्या करें? तो कोई बात नहीं बेटा, जब हाइड्रोजन नहीं है तो अब थोड़ा सा बल्कि ग्रुप लेना पड़ेगा, यानी कि मिथाइल शिफ्ट कराएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मिथाइल शिफ्ट। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? मिथाइल शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट हुई? 1 2 शिफ्ट हुई, 1 2 शिफ्ट हुई। ठीक है, शिफ्ट करा देंगे, CH3 इधर चला जाएगा। तो अब आपके पास ये एक बहुत ही बढ़िया वाला, बहुत ही बेहतरीन कार्बोकेटायन आपके पास बन गया है, जो कि 3 डिग्री है। ठीक है, जो कि कैसा है? 3 डिग्री है। तो बन गया एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन, एक स्टेबल कार्बोकेटायन आपको मिल गया। अब क्या करें? अब करेंगे बेस की रिएक्शन। बेस आएगा। बेस कौन सा है? बेस तो यही है, बेस तो यही है, ये बेस है। क्या करेगा? बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। बीटा हाइड्रोजन कहाँ है? ये बीटा है, हाँ जी बीटा है। ये भी बीटा है, हाँ जी ये भी बीटा है। ये भी बीटा है, हाँ जी ये भी बीटा है। अब ये और ये तो देखो सेम है ना। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्या क्या बन सकता है? यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा, इसको यह ऐसे बनाते हैं। एक तो ये बनेगा, दूसरा बनेगा बेटा इसको जरा सुंदर लिख दें, यहाँ पर एच आपको अच्छा लिखना चाहिए ना। देखिए 2 कंपाउंड बने यहाँ पे। अब इनमें से एक मेजर है एक माइनर है, जल्दी तो बताओ कौन सा? जल्दी तो बताइए आप, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। आया दिमाग में कुछ? कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा? अरे भाई ये देखो, इस वाले कार्बन से ये जो जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन है ना। 2 छोटे ग्रुप जुड़े हुए हैं, इधर ठीक है, इधर बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इधर दोनों साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ज्यादा क्राउडी है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। या फिर आप एक और चीज याद रख सकते हैं कि जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है उन कार्बन पर हाइड्रोजन कम होने चाहिए। यहाँ पर जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है टोटल 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है टोटल 1 हाइड्रोजन है। तो लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ये मोर बल्कि मोल सब्स्टिट्यूटेड वाली क्या हो जाएगी? दिस इज सेड-जेफ प्रोडक्ट, सेड-जेफ्स प्रोडक्ट। ठीक है, एंड दिस विल हॉफमैन प्रोडक्ट। जो लेस स्टेबल है उसको हाफमैन कहेंगे, और जो मोर स्टेबल है उसको हम क्या कहेंगे? सेड-जेफ कहेंगे। बोलो ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? मेजर और माइनर समझ में आया कि नहीं? अरे सेड-जेफ वाला मेजर हुआ ना, ये मेजर हुआ ना बच्चे, और ये क्या हुआ? माइनर हुआ। ये क्या हुआ? माइनर हुआ। क्लियर है? क्लियर हो गया ये चीज, मेजर और माइनर। अब अगर अल्फा हाइड्रोजन निकालनी हो वो भी निकाल सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो, मोर अल्फा हाइड्रोजन। अरे भैया ये कार्बन है, ये एल्कीन है, अल्फा कार्बन इससे जुड़े में 3 और 2 5, इधर हैं 3 3 6 और 3 नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई? सेड-जेफ और हॉफमैन क्लियर हो गया। तो चलिए ये हमने बात कर ली है। आई थिंक मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आपको इवन मैकेनिज्म में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है? कमेंट बॉक्स दिया हुआ है ना, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, अपनी प्रॉब्लम को लिखना है और हम तक पहुंचाना है। तब हम आपकी प्रॉब्लम जरूर जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। और इसी तरह से आप रिवाइज करते रहिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।